देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक ग्लास प्रिज्म ए इज 72, दिया है कि एरिया एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 72 डिग्री, इट इज इन एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 20 डिग्री, व्हेन I is equal to 20 डिग्री, ठीक है। The deviation was found to be 35 degree. The deviation was found to be 35 degree. ठीक है। पूछा है for what other angle of incidence the same deviation would occur. बोलना है कि 20 डिग्री में जो डेविएशन हो रहा है 35 डिग्री का, वो क्या दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस में सेम डेविएशन होगा, है ना। अब हम जानते हैं कि we know that, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला भूल गए होंगे, the deviation is I plus E minus A, है ना। अब डेविएशन दिया है 35 डिग्री, I दिया है 20 डिग्री और E मालूम नहीं है, A है 72 डिग्री। क्या E का वैल्यू मिल गया? हाँ, E का वैल्यू कितना मिल गया देखो तो, इट इज 107 माइनस 20, 107 माइनस 20 कितना हो गया? 107 माइनस 20 इज कमिंग आउट टू बी 87 डिग्री। तो क्या मिला? When I is 20 degree, delta is 35 degree, corresponding emergent angle is 87 degree. इसका मतलब हुआ when you are putting a ray, incident ray at an angle 20 degree, 20 डिग्री में अगर डालोगे तो क्या होगा? ये निकलेगा कितना एंगल में? ना 72 डिग्री में निकलेगा, सॉरी 87 डिग्री में निकलेगा। अगर और डेविएशन कितना होगा? 35 डिग्री। अगर 87 डिग्री में डालेंगे तो 20 डिग्री में निकलेगा और डेविएशन कितना होगा? उतना ही होगा। सो क्या कहेंगे? सो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, the other incident angle is 87 डिग्री। हम जानते हैं if you incident a ray at an angle I and it is emerging at an angle E, then if you incident at an angle E, it will emerge out at an angle I, है ना। तो वही है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या हुआ कि अगर 87 डिग्री में डालेंगे तो ये ऐसे, अभी ऐसे रे जाके ऐसे निकल रहा था, अगर ऐसे आएगा तो इधर से निकलेगा। डेविएशन कितना होगा? वही डेविएशन, सेम डेविएशन विल बी I plus E minus A। तो क्या पता चला? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन गया। कितना बन गया? ये 87 डिग्री। फोटो तो आप लोग ले लोगे। या फिर मैं इसका फोटो भेज भी दूंगा, ठीक है, वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फॉर ए प्रिज्म A is 60 डिग्री, द मिनिमम डेविएशन वाज फाउंड टू बी 30 डिग्री। व्हाट इज इंसिडेंट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म? ओहो, कैसे दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या दिया है? दिया है कि A इज 60 डिग्री, ठीक है, A इज 60 डिग्री and the minimum deviation is found to be 30 degree. Delta minimum is 30 degree, ठीक है। पूछा है what is the incident angle corresponding to minimum deviation? हमें मालूम है, क्या मालूम है? We know that delta minimum is equal to 2i minus a, 2i minus a। समझ में आया? तो बस डाल दो वैल्यू, डेल्टा मिनिमम इज 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2i माइनस 60 डिग्री और i हो गया 45 डिग्री। सो द इंसिडेंट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन इज 45 डिग्री, है ना। पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ओह
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला याद है क्या? क्या था? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। देखो तो सब कुछ मालूम है, ए कितना है 60, डेल्टा मिनिमम कितना है 30, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 60 इज 90/2 इज 45 साइन 45 साइन a/2 मीन्स साइन 30 साइन 45 हो गया कितना 1/√2 और साइन 30 हो गया कितना 1/2, so it is coming out to be 2/√2 or √2, so the refractive index of the material is equal to √2। this is one of the very important question, ये क्वेश्चन बार बार आता है, थोड़ा इसको बढ़िया से देख लेना, ठीक है। this is coming out to be √2 फाइन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 for a particular angle of incidence on a glass prism in air, the deviation is delta 1. Now the prism is immersed in water with same angle of incidence, now the deviation is delta 2. What is more, delta 1 or delta 2? ये तो फंडामेंटल से क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आपका वो 1 मार्क वाला क्वेश्चन आएंगे तो सोचा कि ऐसे भी कुछ आ सकता है 1 मार्क वाला जिसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होंगे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, कोई प्रिज्म जब एयर में है उसमें क्या हुआ कि कोई रे ऐसे गया तो क्या होगा, ये डेविएट करेगा ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे डेविएट करेगा, है ना। तो दिया है डेविएशन कितना हुआ है कि टोटल डेविएशन इज गिवन टू बी डेल्टा 1। अच्छा, डेल्टा 1 हो गया डेविएशन। अच्छा, ये हो गया आई, अब ये हो जाएगा ई, तो आपका डेविएशन क्या है आई प्लस ई माइनस ए, ये था डेविएशन, कॉल इट डेल्टा 1। पहला केस में जब ये आई था ये E1 था, ठीक है। नाउ इट इज एयर एंड दिस इज ग्लास। लेट अस चेंज द केस, द प्रिज्म इज नाउ इन वाटर, ये अगर वाटर में है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वही है ना। अब सोचो क्या होगा, अब होगा क्या, यहाँ पर ये जितना बेंड कर रहा था डेंसर मीडियम में आने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी इसका अगर म्यू था, इसका 1 था, तो इट वाज म्यू, बट नाउ इट इज वाटर, म्यू फॉर वाटर इज 4/3, दैट फॉर ग्लास इज 1.5, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम इज नाउ डिक्रीजिंग, तो ये जितना यहाँ पर बेंड कर गया था उससे कम बेंड करेगा, उससे कम बेंड करेगा, मतलब अगर ऐसे जा रहा था, पहला केस में इधर आ गया था, तो अभी कुछ ऐसे जाएगा, सो यहाँ पर डेविएशन कम हुआ। फिर जब यहाँ से निकलेगा तब यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने के कारण जितना ज्यादा हो रहा था, अब ये रेयर नहीं है, स्लाइटली रेयर है, तो ये थोड़ा सा डेविएट करेगा, मतलब पहला केस में डेविएशन ज्यादा था, दूसरा केस में जो आपका इमर्जेंट एंगल होगा कम हो जाएगा, E2 विल बी लेस। तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा 2 इज इक्वल टू आई प्लस E2 माइनस ए, एज E2 इज लेस देन E1। व्हाई? बिकॉज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग हैज डिक्रीज्ड। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग वाज मोर, मतलब हियर E2 इज, हम ऐसे लिख सकते हैं, is mu p by mu s is decreasing, वाटर में रखने के कारण सराउंडिंग का mu s ज्यादा हो गया, decreasing, therefore E2 will be less than E1 and हमारा डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, अगर E2 कम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 विल बी लेस देन डेल्टा 1, तो डेविएशन कम हो जाएंगे, ये समझ में आ जाना जरूरी है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, देखो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज तो है नहीं। इधर ये वाटर था, ये ग्लास था, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम हैज डिक्रीज्ड। पहले ये था 1.5, ये था 1, ये 1.5 बाई ये हो गया अभी 1.33, तो ऑब्वियसली म्यू हैज डिक्रीज्ड। तो सॉल्यूशन नंबर 3 इज अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है। For an isosceles right angle prism, glass prism, A is equal to 90 degree, mu is equal to 1.5। ध्यान से देखो क्या दिया है 4 में, सॉल्यूशन 4 का क्या दिया है, A दिया है 90 डिग्री और आप जानते हो कि म्यू दिया है 1.5, ग्लास प्रिज्म है, म्यू तो 1.5 भी होता है कि नहीं। अब पूछा है कौन सा फिगर सही है। अब तीनों फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो। पहला फिगर में ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों 45 डिग्री है। तो पहला फिगर में ये कुछ ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया। दूसरा फिगर में ये बात कुछ ऐसा ही है। ये दूसरा फिगर में कैसे गया, बी में ये ऐसा गया है, ऐसा गया है, ऐसा गया है। पूछा है कौन सा केस में डेविएशन सबसे कम है, डेविएशन इज मिनिमम। मैं यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन चल रहा है तो उसी को लेके बता रहा हूँ। तो ऐसे में केस में क्या है कि कुछ बुक में लिखा है अंडर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, अंडर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन देता है, ये बी है, कि द रे इनसाइड इज पैरेलल टू द बेस, कब, व्हेन दीस टू एंगल्स आर सेम। देखो मैं तीसरा केस दे रहा हूँ। तीसरा केस में ये क्या दिया है, कोई रे ऐसे गया, ऐसे गया और फिर ऐसे गया। कौन सा केस में मिनिमम डेविएशन हुआ है? पहला केस में भी ये थोड़ा टेढ़ा है ऐसा। तो ए बी सी 3 केस दिया है, चौथा दिया है नॉन। अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ये तीनों फिगर में से जो अक्सर बच्चे गलत कर लेंगे वो क्या बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्योंकि एक मिनिमम डेविएशन R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पर R1 जितना होगा R2 उतना ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल दिख रहा है इसके साथ, तो ये एंगल बराबर हुआ, तो R1 इज इक्वल टू R2। लेकिन आंसर यहाँ पर कुछ दूसरा है। हमें मालूम है कि हियर जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस यू नो इट इज 42 डिग्री। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो क्या है, देखो तो 90 डिग्री, मतलब A is more than 2C। When A is more than 2C, the ray will not emerge out on the other side। तो क्या लिखेंगे, ray will not come out, it will undergo total internal reflection here। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कैसे आएगा, मतलब नन ऑफ द फिगर्स इज करेक्ट, तो आंसर होगा नॉन। हम बताए थे when A is more than 2C, that is the condition for no emergence, the ray will not come out। A is more than 2C, A must be less than 2C for emergence of the emergent ray। अगर A more than 2C हुआ, A is more than 2C, 90 degree is more than 84 degree, तो हम कहेंगे ray will not come out, it will bend or undergo total internal reflection, है ना। तो आंसर क्या हो गया, D is none। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देखो तो। एक ग्लास प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री एंड म्यू इज इक्वल टू 1.5। जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। क्या दिया है, A इज गिवन कितना, A इज गिवन टू बी समथिंग, कितना दिया है 60 डिग्री, एंड म्यू कितना दिया है 1.5 डिग्री, सॉरी म्यू दिया है 1.5।
of light is incidented 48.6 degree, दिया है इंसिडेंट एंगल इज 48.6 और आपको मदद करने के लिए इसका वैल्यू भी दे दिया है sin 48.6 इज इक्वल टू हाउ मच, sin 48.6 इज इक्वल टू 3/4 ऐसे दे दिया है। खैर ये सब डाटा दिया हुआ है, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालेंगे। अच्छा ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालेंगे, आई दे दिया है, चलिए हम निकालते हैं पहले R1। हम जानते हैं कि एट द फर्स्ट सरफेस आई दिया हुआ है, R1 पता करना है, तो R1 कैसे पता करेंगे, हम कहेंगे साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1। आई कितना, साइन आई इज 3/4, मतलब 3/4 एट फास्ट रिफ्रैक्शन। एट फास्ट रिफ्रैक्शन क्या मिल रहा है, एट फास्ट रिफ्रैक्शन यू फाइंड साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R। साइन आई इज 3/4 and mu is 1.5, that is 3/2 sin R1। क्या मिला, sin R1 is equal to 1/2, sin R1 is equal to 1/2 और R1 is 30 डिग्री। एक बार हमें R1 मिल गया, अब मुझे R2 पता करना है। What is R2? It is A minus R1। A कितना है, 60 डिग्री, तो it is 60 minus 30 is equal to 30 डिग्री। तो R1 भी हो गया 30 डिग्री, R2 हो गया 30 डिग्री। अच्छा देखो 48.6 एंगल में, आई एंगल में गिरने से ये रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 होता था, अब वो यहाँ पर पहुंचा और R2 कितना हो गया, R2 इज ऑल्सो कमिंग सेम एज R1, R2 इज कमिंग सेम एज R1, तो आपको हो गए E कितना होगा, सो E अगर ये I होने से R1 होता है और ये अगर R1 होगा तो ये I होगा, so E is equal to I and how much it is? It is equal to how much? I का वैल्यू 48.6 डिग्री। समझ में आ गया, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो समझ में आ गया ऐसे। अभी पूछा है बीट नंबर 1 में, ये पूछा था, हमें पता चल गया कि E is also 48.6 डिग्री। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे, बीट नंबर 2 में द एंगल ऑफ डेविएशन इज, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था, फॉर्मूला याद होगा आपको, I प्लस E माइनस A। I प्लस E मतलब 48.6 प्लस 48.6 कितना हो गया, 97.2 माइनस A कितना था 60 डिग्री, तो आंसर हो गया 37.2 डिग्री। दिस इज द डेविएशन। समझ में आ रहा है। पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट कैन बी द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अभी हमें पता चल गया कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दिस केस इज कमिंग आउट टू बी दिस। और थोड़ा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये केस में क्या हुआ है बताओ तो, R1 एंड R2 बोथ आर सेम, तो क्या कहेंगे बीट नंबर 3 में, एज R1 इज इक्वल टू R2। R1 कितना था 30 डिग्री, R2 कितना आया 30 डिग्री, सो द डेविएशन, सो डेल्टा इज मिनिमम, तो डेल्टा कितना है यहाँ पर 37.2 डिग्री, हेंस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 37.2 डिग्री। समझ में आ रहा है। ऐसे करके हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल दिए। फॉर्मूले याद रहेंगे तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन बनाना है 6 का सॉल्यूशन क्या दिया है, दिया इक्विलेटरल प्रिज्म, मतलब ए कितना लेंगे, ए लेंगे 60 डिग्री, म्यू कितना लेंगे, म्यू लेंगे 1.6 दिया हुआ है, ए 60 डिग्री एंड म्यू इज 1.6। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन
अच्छा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, यू नो R1 इज इक्वल टू R2। अगेन हमें ये भी मालूम है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। इसका मतलब हुआ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि A का वैल्यू 60 डिग्री दिया है। अच्छा, तो अब चलो I निकालते हैं। सर यस सर, आंसर क्या सर? अप्रॉक्स 48 डिग्री। हाँ, ऐसे कुछ आएगा। 48.6 डिग्री थोड़ी देर पहले किए थे। अब ये यस I हुआ, ये R1 हुआ, ये 30 डिग्री है और म्यू 1.6 है, तो कहोगे साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन 30। म्यू तो 1.6 दिया हुआ है, साइन I मालूम नहीं है, इट इज 1.6 इंटू 1.2, 0.8 is roughly around sin 52 डिग्री। तो आप ये क्या आया? 0.8। अगर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते तो ऐसे छोड़ दो, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8। और ये कौन सा केस है हम निकाल रहे हैं? कौन सा केस? टू फाइंड आउट दी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे हम लोग? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A और 2I माइनस A। तो 2I माइनस A कर लेंगे। 2I कितना है? क्योंकि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में I इज इक्वल टू E होता है, तो 2I माइनस A, सो इट इज ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0.8, ठीक है, माइनस A कितना था? 60 डिग्री। जो आंसर आया वही है, 0.866 होता है साइन 60, तो ये 60 डिग्री से कम होगा, 55 डिग्री करीब होगा। 30 into 2 is 110 minus 60 is coming out to be around 50 डिग्री। आंसर वही 45 डिग्री से 50 डिग्री के अंदर में आएगा। The answer will be close to 50 डिग्री और something like that। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो जैसे मैं किया। मैं क्या किया, पहले A दिया गया है 60 डिग्री, म्यू दिया गया है। अच्छा, मिनिमम डेविएशन के लिए कितना मिनिमम डेविएशन होगा? जब मिनिमम डेविएशन होगा तब R1 R2 बराबर होते हैं, तो R1 R2 का वैल्यू हर एक का 30 डिग्री हो गया, क्योंकि R1 प्लस R2 इज A। एक बार R1 मुझे मालूम चल गया तो I मालूम चल गया, I मालूम चल गया तो आप जानते हो यहाँ पर तो E भी वही होगा, क्योंकि I जितना हुआ है E उतना होगा एट मिनिमम डेविएशन। अब डायग्राम बनाने में थोड़ा गड़बड़ किया हमने। ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ये पैरेलल टू बेस जाएगा, ये ऐसे निकलेगा। ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, and I is equal to E। The diagram should be like this। They may sometimes ask you to draw the ray diagram। ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो this line inside the ray inside the prism will be parallel to base। कब? Only when this is a equilateral prism और isosceles prism, दोनों केस में ये पैरेलल टू बेस होगा, हर केस में नहीं होगा। तो ये वैल्यू हमें ऐसे मिल गया। आप कहोगे सर दूसरे फॉर्मूला लगा के निकालेंगे? यस, निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है बताओ? दूसरा फॉर्मूला मैं इसको मिटाता हूँ, एक दूसरा तरीके से करता हूँ। देखो, दूसरे तरीके से करेंगे तो चलो इसको मिटाते हैं। दूसरा तरीका में हमें ये फॉर्मूला मालूम है क्या? म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय साइन A बाई 2। इसमें से भी आप डेल्टा मिनिमम निकाल सकते हो, उतनी ही मुश्किल पड़ेगा। मिनिमम डेविएशन पूछा है, इससे भी आप डायरेक्टली डेल्टा मिनिमम का वैल्यू निकाल सकते हो। पहला वाला एनालिटिकल था, इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल रहे हैं। समझ में आया? आइदर वे यू कैन गेट द सेम आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है when light is incident on a prism at incident angle 20 degree, the emergent angle was 40 degree, the angle of prism is 45 degree,
फाइंड डेविएशन, कितना सिंपल है। ऑल्सो फाइंड द डेविएशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री। ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया, बड़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या है, आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर लो। सॉल्यूशन नंबर 7, थोड़ा सा ट्राई कर लो, इजी क्वेश्चन है, देख लो, आप कर सकते हो इसको। क्या दिया है क्वेश्चन में नंबर 7 में, दिया है कि इंसिडेंट एंगल 20 डिग्री, इमर्जेंट एंगल इज 40 डिग्री और ए इज 45 डिग्री। तो आप जानते हो कि डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस ए, तो हो गया 20 प्लस 40 माइनस 45 इज 15 डिग्री, डेविएशन हो गया 15 डिग्री। फिर क्या पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर क्या पूछा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा 40 डिग्री, हम जानते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, व्हेन आई इज 20 डिग्री, अगर ई हुआ 40 डिग्री, तो व्हेन आई इज 40 डिग्री ई विल बी 20 डिग्री। तो क्या कहेंगे, व्हेन आई इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या मिलेगा, E is equal to 20 डिग्री। सो डेविएशन remains same is 15 डिग्री। जो डेविएशन था वही डेविएशन रहेगा। समझ में आया? चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ इट इज द मैटर ऑफ ए हॉलो इक्विलैटरल प्रिज्म। एक हॉलो इक्विलैटरल प्रिज्म है, ठीक है, हॉलो इक्विलैटरल प्रिज्म है। क्या दिया है इसमें, कि दिया है कि म्यू इज 1.5 और इंसिडेंट एंगल इज 40 डिग्री। हाँ, सॉल्यूशन नंबर 8 दिया है कि हॉलो इक्विलैटरल प्रिज्म है। थोड़ा ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ए थीन हॉलो इक्विलैटरल प्रिज्म। अच्छा, कोई रे ऐसे गिरा 40 डिग्री में, ठीक है। पहले बताओ कि जब ये रे इसके अंदर से घुस रहा है, इधर निकल रहा है कुछ यहां से। नाउ द इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर पैरेलल। The incident surface and emergent surface are parallel. Will the ray deviate? No, it is a slab. स्लैब की केस में डेविएशन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, फिर थोड़ा रे इधर ऐसे बेंड करेगा, बट विदाउट एनी डेविएशन दिस रे विल गो पैरेलल टू दिस रे। स्लैब की केस में तो वही होता था, कोई स्लैब की केस में कोई रे गिरता था, फिर पैरेलल टू इंसिडेंट रे जाता था। यहाँ पर भी ये रे जैसे जा रहा था, अभी भी ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है, एंड सेम फेनोमेनन अगेन टेक्स प्लेस हियर। नाउ अगेन इट बेंड्स एंड गोज लाइक दिस। सो दिस मटेरियल विल नाउ बिहेव एज ए स्लैब, नॉट एज ए प्रिज्म। तो क्या कहेंगे, व्हाट विल द एंगल ऑफ डेविएशन, 0। तो क्या कहेंगे, एज इंसिडेंट सरफेस, एज इंसिडेंट सरफेस and emergent surface, surface 1 and emergent surface 2, ये 1 ये 2 3 and 4, ठीक है, are parallel, the medium behaves as a slab, so there is no deviation of the रे का कोई डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि स्लैब में डेविएशन नहीं होता है। हाँ, शिफ्ट होता है, लेटरल शिफ्ट होता है, लेकिन डेविएशन नहीं होता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 9,
क्या लिखा है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखो तो। सॉल्यूशन नंबर 9 में क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है क्या कि ए प्रिज्म डेविएट्स ए रे ऑफ लाइट बाय 40 डिग्री फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाय 11 डिग्री। व्हाट आर दोज एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या दिया है? यस यस यस, आप लोग पक्का कर सकते हो, बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि इफ I is equal to x, E is equal to y, then when I is equal to y, E is equal to x by principle of reversibility, ये हम जानते हैं। बोला दो अलग अलग एंगल के लिए डेविएशन सेम हो रहा है, that means therefore for I is equal to x or y, the deviation is same, that is deviation is equal to I plus E minus a, that is कितना है? डेल्टा दिया है हमको, एंगल कितना दिया है? डेविएशन 40 डिग्री दिया है, that is x plus y minus a का वैल्यू भी तो दिया हुआ है 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है कि a is 60 डिग्री रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो इससे क्या पता चला? पता चला x plus y is equal to 100, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया है? दिया कि जो दोनों एंगल जिसके लिए सेम डेविएशन हो रहा था, कौन कौन सा एंगल? x के लिए जो डेविएशन हो रहा था, i इक्वल टू x लेके जो डेविएशन हो रहा था, i इक्वल टू y लेके भी वही डेविएशन हो रहा है। तो हम कहेंगे दोनों का डिफरेंस x माइनस y कितना है? दिया है 11 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। सॉल्व करिए, सॉल्विंग इज नॉट ए बिग जॉब। एट देम 2x इज इक्वल टू 111, 2x इज इक्वल टू 111, तो x कितना मिल जाएगा? 55.5 डिग्री, और y मिल जाएगा, माइनस कर दीजिए, ये हो गया 89, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 44.5 डिग्री। आया क्या? 44.5 डिग्री, यस, दोनों में डिफरेंस है 11 डिग्री। तो सॉल्विंग x और y वैल्यू मिल गया। सो फॉर इंसिडेंट एंगल 55.5 डिग्री और 44.5 डिग्री, द डेविएशन इज सेम। समझ में आ जाना चाहिए, डेविएशन इज लुकिंग टू बी सेम। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 सबको समझ में आ गया? जो भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन से मैं इसको यहाँ पर लिस्ट किया हूँ, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को नहीं किया हूँ। हर केस में थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन से आप अगर कंसेप्ट समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 को पहले मिटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में उसका सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे? चलिए सोचिए। दिया है इन द फिगर शोन the ray undergoes deviation 20 degree in the equilateral prism. What is the deviation for same incident ray when in following cases when similar prisms are assembled as shown? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। क्या दिया है? कोई एक प्रिज्म दिया है ऐसे, जिसमें क्या हुआ, कोई रे अगर ऐसे डाले कितने एंगल में? 20 डिग्री में, तो कुछ डेविएशन मिला, कितना डेविएशन मिला? दिया नहीं है, सम डेविएशन से डेल्टा। लेट डेविएशन इज डेल्टा। और हुआ क्या? ये रे बेंड किया टुवर्ड्स बेस। बोल रहा है कि केस 1 में देखिए, बोल रहा है कि ऐसा दो प्रिज्म को हम लगा दिए। अब क्या हो गया देखो तो, रे गिरेगा यहाँ पे, और यहाँ पर नीचे की तरफ बेंड कर जाएगा डेल्टा, फिर यहाँ पे गिरा, यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा डेल्टा। अगर यहाँ पर बेंड किया नीचे की तरफ, यहाँ पर बेंड करेगा ऊपर की तरफ, और दोनों का
डेल्टा बराबर है, दोनों का ए बराबर है, तो ये नीचे बेंड किया फिर ये ऊपर बेंड किया, मतलब डेविएशन इज जीरो। और यू कैन थिंक इन ए बेटर वे, ये इंसिडेंट सरफेस एंड ये इमर्जेंट सरफेस दे आर पैरेलल, ये बेंड करके अगर ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो आप कहोगे कि दिस इज बिहेविंग एज ए स्लैब, this ray will be parallel to this ray, so there will be no deviation, the combination behaves as a slab, combination behaves as slab, so deviation कितना होगा, जीरो, there will be no deviation, ठीक है। now think of second bit, second bit में ऐसे तीन प्रिज्म लगा दिया, there are three prisms connected like this, कैसा है देखो, तो ऐसा हुआ, एक छोटा सा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, ये हुआ एक, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा। आप अगर फंडामेंटली सोचोगे रे ऐसे गिरेगा, इसमें डेल्टा वन डेविएशन नीचे की तरफ, इसमें डेल्टा वन ऊपर की तरफ, इसमें फिर से डेल्टा वन नीचे की तरफ, मतलब ओवरऑल डेविएशन विल बी सेम डेल्टा, डेविएशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, है ना। तो दिया है कि ये, अच्छा ये 20 डिग्री नहीं दिया, डेविएशन दिया है 20 डिग्री, तो इस केस में नो डेविएशन। इस केस में थोड़ा और दूसरे तरीके से भी सोचेंगे तो हम यहाँ पर और एक प्रिज्म जोड़ देते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है, नाउ इट इज ए प्रिज्म ऑफ सेम मटेरियल सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अभी भी फॉर द सेम इंसिडेंट रे क्या डेविएशन होगा, छोटा प्रिज्म हो या बड़ा प्रिज्म हो, क्या फर्क पड़ता है, डेविएशन विल बी सेम, कितना, 20 डिग्री। Now the combination behaves as a similar prism, so डेल्टा क्या होगा, सेम 20 डिग्री। अकेला होने से 20 डिग्री होता था, दो होने से नो डेविएशन, तीन होने से फिर 20 डिग्री, चार होने से नो डेविएशन, पांच होने से फिर 20 डिग्री। कोई बताएगा अगर इसे 25 ठो रख देंगे, व्हाट विल द डेविएशन, इफ आई पुट 25 प्रिज्म्स लाइक दिस, व्हाट विल द डेविएशन, क्या होगा, अरे एक में नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, दूसरे में ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, और नंबर ऑफ प्रिज्म में डेविएशन 20 डिग्री हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नंबर प्रिज्म होने से 20 डिग्री हो जाएगा नीचे की तरफ। और अगर मान लो 100 प्रिज्म रख देंगे, 100 प्रिज्म रख देंगे तो दो रखने से ये दोनों सरफेस पैरेलल हो गए, चार रखेंगे फिर से पैरेलल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ यू टेक इवन नंबर ऑफ प्रिज्म्स डेविएशन विल बी जीरो। तो ये चीज आपको याद रखना है कि फॉर इवन नंबर ऑफ सिमिलर प्रिज्म्स the deviation will be zero, for odd number of similar prisms the deviation will be same 20 degree। समझ में आ गया, a is equal to 60 degree। solution to number 11 क्या दिया है, a is equal to 60 degree, fine। और क्या दिया है, it deviates a ray by 40 degree for two different angles of incidence, delta is equal to 40 degree। it is similar to a previous question, बोल रहा है कि let deviation is 40 degree for I is equal to x और y। चलो ठीक है, दो अलग एंगल के लिए, तो क्या कहेंगे हम, it is delta is equal to I plus e minus a, it is x plus y, डेल्टा का वैल्यू डाल दो 40, I हो गया x, e हो गया y, है ना। I is equal to x और y के लिए सेम डेविएशन हो रहा है, मतलब when I is equal to x, e कितना होगा y, क्योंकि x में डालो या y में डालो, अगर x में डालने से y एंगल में निकलता है, y में डालोगे तो x एंगल में निकलेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। तो I प्लस e इज इक्वल टू x प्लस y माइनस 60 डिग्री, तो x प्लस y इज 100। सिंपल सा क्वेश्चन पहले भी किए थे। और क्या दिया है, डेविएशन इज 40 डिग्री, और क्या दिया है, दिया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 2 डिग्री।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 डिग्री, तो पता चल गया, क्या पता चल गया, x इज इक्वल टू 102/2 इज कमिंग आउट टू बी 51 डिग्री, y इज इक्वल टू 49 डिग्री। ये पहला बिट था, पूछा है x और y बताओ, है ना, x और y पूछा था और x और y हम लोग निकाल दिए इसमें, है ना। अभी क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन। ये पार्ट हो गया है, तो मैं दूसरा पार्ट करता हूं। क्या आंसर आया, 51 डिग्री एंड 49 डिग्री। चलिए ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं। अभी आप जानते हो कि जो डेविएशन का वेरिएशन है विथ आई, वो कैसा होगा, इट इज लाइक दिस। तो बोल रहा है कि i इज इक्वल टू दिस वैल्यू के लिए जितना डेविएशन हो रहा है, i इज इक्वल टू इस वैल्यू के लिए उतना ही डेविएशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो i का जो दो वैल्यू है उनके बीच में गैप काफी ज्यादा दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल इज, द डिफरेंस इज ओनली 2 डिग्री, मतलब दे मस्ट बी क्लोज टू दिस पॉइंट। एक होगा 49, दूसरा होगा 51। और सिमेट्री को दिखो और अपना दिमाग लगाओ, I corresponding to minimum deviation कहां पर होगा, दिस, यहां पे होगा। ये समझ में आना चाहिए। When x minus y is very small, ये चीज याद रखना, is very small, आप कहोगे the I corresponding to बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम डेविएशन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2। ये 49 है, ये 59 है, 51 है, तो दोनों मिलके हो गए 50 डिग्री। बस ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू के लिए सेम डेविएशन हो रहा है, मिनिमम डेविएशन हो रहा है, मतलब दे मस्ट बी इक्वल स्पेस, क्योंकि एंगल काफी छोटा है। अब ये नहीं कहोगे कि ये गैप और ये गैप बराबर है, क्योंकि ये ग्राफ कैसा हुआ है, ग्राफ ऐसा होके ऐसा गया है, ठीक है। ग्राफ इज नॉट एग्जैक्ट यू से, रिमेंबर इट इज ए ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एट दिस कर्वेचर यू सी फॉर दिस टू एंगल्स द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, द इंसिडेंट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन विल बी जस्ट बिटवीन द टू, बिकॉज़ द एंगल बिटवीन देम इज very small, the gap between them is very small. So roughly you say the I corresponding to minimum deviation is 50 degree. क्या पूछा है, मिनिमम डेविएशन बताओ। मिनिमम डेविएशन कैसे निकालेंगे, नाउ मिनिमम डेविएशन इज 2i minus a, I for minimum deviation was 50, 2 into 50 minus a कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री, so it is coming out to be 40 डिग्री। The minimum deviation is 40 डिग्री, जो दिया है वही आंसर, तो it is coming out to be same 40 डिग्री, ठीक है। मिनिमम डेविएशन इज 40 डिग्री, मतलब अभी जो डेविएशन दे रहा है that is what is the minimum deviation, ठीक है। अगर ये मिनिमम डेविएशन है तो फिर क्या पूछा है, बताओ what is the value of mu, what is the value of mu। अब म्यू निकालना क्या बड़ी चीज है, आपके सामने तो उसका फॉर्मूला है म्यू निकालने। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इज इट अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 49 और 51 में गैप कम हुआ तो I corresponding to minimum deviation will be in between them, इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, 50 हो सकता है या 50.1 हो सकता है, हाउ डज इट मैटर, I में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता है कि नहीं। अच्छा, तो अभी पूछा है व्हाट इज म्यू, म्यू पता करना है, तो ठीक है, म्यू पता करने की हमारे पास तो फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, सब कुछ मालूम है। साइन इट इज 60 प्लस 50 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई 2, आपको वैल्यू निकालना आता है। तो म्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू म्यू ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज नोन। ये जो म्यू निकल रहा है क्या निकल रहा है,
इट इज नथिंग बट म्यू ऑफ द प्रिज्म बाय म्यू ऑफ द सराउंडिंग, याद रखना। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, म्यू पी बाय म्यू एस। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 भी सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है देखो तो, दिया है कि ए प्रिज्म, दिया है ए प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री हैज म्यू इज इक्वल टू 1.5। फाइंड द मिनिमम डेविएशन, फाइंड द मिनिमम डेविएशन। अरे कुछ नहीं दिया, मिनिमम डेविएशन पूछ लिया। हाँ ठीक है, निकाल देंगे। क्या? क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 12, फाइंड द मिनिमम डेविएशन। कैसे निकालेंगे? दिया है कि a इज इक्वल टू 60, म्यू इज इक्वल टू 1.5 और मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे मिनिमम डेविएशन? हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय साइन a बाई 2। फॉर्मूला डालिए, म्यू का वैल्यू 1.5, साइन 30 1/2, 1/2 इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, इधर आया साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो ये 3/2, ये 1/2 हो गया 3/4। 3/4 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। साइन 3/4 का वैल्यू हम पहला क्वेश्चन में देखे थे, आपको याद होगा। इट इज सेम एज साइन 48.6 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। क्या मिला? मिला 60 प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 97.2। तो डेल्टा मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 37.2 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन विल बी 37.2 डिग्री। हाँ, ये वैल्यू में क्वेश्चन में दिया रहेगा, साइन 3/4 और साइन 48.6 इज इक्वल टू 3/4 ऐसे दिया रहेगा, और नहीं भी दिया रहेगा तो यू कैन कैलकुलेट। प्रॉब्ली कुछ वैल्यूज को याद रखना पड़ता है या फिर इसको साइन इनवर्स करके छोड़ दोगे, क्या फर्क पड़ता है। अगर इसे आर्बिट्ररी वैल्यू दे दिया, यू कैन लीव इट इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। पूछा है दूसरा बिट में, क्या पूछा है? फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन? ये बिट नंबर 1 हो गया। अभी आपको आई निकालना है फॉर मिनिमम डेविएशन। कितना सिंपल है, हम जानते हैं द मिनिमम डेविएशन। बिट नंबर 2 की बात करें, मिनिमम डेविएशन इज 2i minus a, 2i minus a। What is i corresponding to minimum deviation? चलिए वैल्यू डालते हैं। ये हो गया 37.2 डिग्री और a हो गया 60 डिग्री, a हो गया 60 डिग्री। तो इसमें से हमको i का वैल्यू मिल गया 97.2 by 2 is again 48.6 डिग्री। So incident angle is 48.6 degree. Find angle of incidence for minimum deviation, वो हो गया 48.6 डिग्री। बीट नंबर 3 में क्या पूछा है? बीट नंबर 3 में पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस फॉर मैक्सिमम डेविएशन। ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, इसको पूरा करना है। चलिए देखते हैं। पूछा है What is the emergent angle for maximum deviation? कोई प्रिज्म हमें दिया गया है, क्या एंगल दिया है? 60 डिग्री। ये एंगल दिया है 60 डिग्री। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन हो, ठीक है। मैक्सिमम डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे? आपको तो याद होगा ये वाला डायग्राम, है ना। I is π/2, तो ये I था, तो डेविएशन वाज मैक्सिमम। इसका मतलब to maximize the deviation, to maximize the deviation,
the incident ray or incident angle should be close to pi by 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये डायग्राम ऐसा होता है, मैक्सिमम कब होता है? व्हेन आई का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? आई का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है pi by 2। सो व्हेन आई इज इक्वल टू pi by 2 डेल्टा इज मैक्सिमम, है कि नहीं? अगर ये बात है तो आई को हम pi by 2 डालने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये डायग्राम से हमें समझ में आया कि डेविएशन विल बी मैक्सिमम व्हेन आई इज इक्वल टू pi by 2। आई तो pi by 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? यहाँ पर कोई एक प्रिज्म है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी मोर देन 90 डिग्री? नो नो नो, ये नहीं हो सकता। मतलब हम अभी 90 डिग्री में डालेंगे, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे डाल रहे हैं इंसिडेंट रे को। ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे इज ऑलमोस्ट गोइंग लाइक दिस एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री। नाउ इट विल कम आउट इन द अदर मीडियम एट व्हाट एंगल? ऑब्वियसली दैट इज द क्रिटिकल एंगल, दैट इज द क्रिटिकल एंगल, है ना? हम लोग पढ़े थे क्रिटिकल एंगल क्या है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the refracted ray in the error medium is almost parallel to the surface of the refracting angle is 90 degree। तो ये हो गया C। Here what is C? For glass the critical angle is 42 degree। critical angle 42 degree है। अच्छा, अगर ये C हो गया तो आप जानते हो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, ये एंगल हो गया C, ये एंगल हो गया R2। ठीक है, R2 क्या होगा? हमें तो मालूम है R2 प्लस C क्या होगा? इक्वल टू A। तो फिर R2 कितना होगा? A माइनस C दैट इज 60 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो क्या हो गया? R2 इज 18 डिग्री। R2 हो गया 18 डिग्री। अब वो यहां से निकलेगा, जाना चाहिए ऐसे, जाएगा कुछ ऐसे। हमें इमर्जेंट एंगल पता करना है। इमर्जेंट एंगल कैसे पता करेंगे? कहेंगे साइन ई 8 सेकेंड रिफ्रैक्शन, आप कहोगे म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई, स्नेल्स लॉ, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई, और यहाँ पर तो म्यू दिया हुआ है 1.5। So 1.5 sin 18 degree is equal to sin E। ठीक है, 1.5 sin 18 डिग्री is equal to sin E। इसमें से आपको निकालना पड़ेगा E का वैल्यू कितना है? It is sin inverse of 3 sin 18 by 2, ऐसे करके छोड़ दो। और अगर वैल्यू मालूम है तो वैल्यू डाल सकते हो। वैसे sin 18 डिग्री का वैल्यू मालूम है, sin 18 डिग्री का वैल्यू होता है pi by 10, 22/70 और 11/35। इसका वैल्यू होता है 11/35। क्यों बताओ? बिकॉज फॉर स्मॉल थीटा sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना? सो 18 डिग्री को अगर ये रेडियन में, ये वैल्यू होता है रेडियन में, 18 डिग्री इज pi by 10, sin pi by 10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू pi by 10। चाहो तो आप वैल्यू डाल सकते हो, pi by 10 डालोगे तो इट इज 22/70 which is 11/35। 11/35 डालो, सिंपलीफाई करो 3/2 मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 33/70। तो ये कितना आंसर हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 33/70। रफली देखो तो 33/70 इज रफली 1/2, नहीं 1/2 मतलब 30 डिग्री, 1/2 से थोड़ा सा कम है, मतलब उसे ये एंगल इज रफली अराउंड 28 डिग्री। ऐसे करके आप अप्रोक्सीमेटेड आंसर भी निकाल सकते हो। क्योंकि अगर ये 35/70 होता, 1/2 होता तो 30 डिग्री होता, ये उससे थोड़ा कम है मतलब E is slightly less than 30 डिग्री, रफली यू से इट इज 28 डिग्री। ऐसे करके भी आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, पर अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, और एल्स वैल्यूज विल बी गिवन, वैल्यूज आपको दिए रहेंगे, आप आराम से निकाल सकते हो। You must be able to follow the calculation I am making here।
because एंगल इज वेरी स्मॉल, sin पाई बाई 10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाई 10 ले दिया, और पाई का वैल्यू है 22/7, तो हो गया 22/70, और उसी को सिंप्लीफाई करके मैं ये वैल्यू में आ गया। समझ में आ रहा है? प्रिज्म इतना आसान चीज तो है नहीं, लेकिन सारा चीज को समझ समझ के हमें करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो प्रिज्म के ये क्वेश्चन भी हम लोग अभी देख लिए। आंसर फॉर 13 क्या दिया देखो, तो ये बोर्ड में बार बार आया है, बोर्ड में बार बार आया है क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, अगर कोई एक प्रिज्म है फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब रे ऐसे गिरेगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो आपको क्या याद रखना है, फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस आई इज अप्रोक्सीमेटली पाई बाई 2 फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये समझ में आना चाहिए। इंसिडेंस आई इज रफली इक्वल टू पाई बाई 2, अगर ये बात है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा C, तो हम कहेंगे सो R1 इज इक्वल टू C, और R1 इज इक्वल टू C हो गया। क्या पूछा है निकालने के लिए, R2, R2 कितना होगा, इट इज A माइनस R1 दैट इज A माइनस C, अच्छा R2 भी पता चल गया। नाउ पूछा है व्हाट इज E पूछा है, आप कहोगे साइन E, और रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस क्या दे रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E, और साइन E इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन A माइनस C। बस यही था, प्रूफ करने के लिए कहा था और हम प्रूफ कर दिए, सिंपल सा है। लेकिन सिंपल सिंपल चीजें तो आते हैं बोर्ड में, डिफिकल्ट चीज कहाँ आते हैं, और उसी में तो लोग लग जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, ये 13 का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन ऑफ 13, अब 14 का सॉल्यूशन बनाते हैं। हो गया है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया है 14 में, क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि रे इज नॉर्मल इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। चलिए इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म, रे इज नॉर्मल इंसिडेंट, ऐसे मतलब रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा, इट विल कम लाइक दिस, यहां पर आएगा, और ये हो गया उसका नॉर्मल। इक्विलेटरल मतलब ये एंगल 60 डिग्री फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आप जानते हो I इज 0, R1 इज ऑल्सो 0। अगेन R2 क्या है, इट इज A माइनस R1, क्यों, क्योंकि R1 प्लस R2 होता है A, तो R2 हो गया 60 डिग्री, R2 हो गया 60 डिग्री, बोला द इमर्जेंट रे गोज एट ग्रेजिंग इंसिडेंट is emergent ray is emerges at grazing angle, मतलब इमर्जेंट रे ए से आया, ए से आके ए से गया, ये दिया हुआ है, मतलब E कितना है पाई बाई 2। सो एज गिवन क्या कहोगे, E इज इक्वल टू पाई बाई 2 पूछा है, बताओ व्हाट इज म्यू फॉर द प्रिज्म, आप कहोगे साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन 60। हाँ, तो वैल्यू तो ठीक बता दिया था, √3/2 बता था, 2/√3, म्यू इज कमिंग आउट टू बी, यस सर, 2/√3 सर, 2/√3। देखा, दिमाग काम कर गया, तो पता चल गया कि म्यू फॉर द प्रिज्म इज 2/√3।